वेलकम टू टाइम कॉम्पिटिटिव क्लासेस। टाइम कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकेंगे उन सभी सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे उन सभी पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा। इसलिए क्लास के अंत तक बने रहें और मेरा सपोर्ट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज की क्लास की पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की न्यूज़ जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने पहला सवाल। सवाल क्या है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है। तो पहले मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आंध्र प्रदेश जो है सो भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है सो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अब जिले की बात करें, आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले की मंजूरी दी है। 13 नए जिले की गठन की मंजूरी दी है। कितने? 13 नए जिले की गठन की मंजूरी दी है। मैं बता दूं, आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून, कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को जो है सो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। उस समय आंध्र प्रदेश के पास मात्र 13 जिले थे। कितने? 13 जिले थे। अब इन्हीं 13 जिलों में से अब एक नए जिले की बनाने की घोषणा की है। तो अब कुल मिला के तेलंगाना में 26 जिले होंगे, 26 जिले, सॉरी, आंध्र प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? 26 जिले होंगे। आई होप ये सारा सवाल समझ में आया होगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के सीएम जो है सो जगन मोहन रेड्डी है। कौन है? जगमोहन रेड्डी जो है सो आंध्र प्रदेश के सीएम है। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल जो है सो विश्वभूषण हरिचंद हैं। विश्वभूषण हरिचंदन जो है सो यहाँ के राज्यपाल है आंध्र प्रदेश के। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर और उससे संबंधित क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो सभी सवाल आपके सामने। सवाल क्या है कि 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट में किस राज्य में सर्वाधिक वन वृद्धि दर्ज हुई है। मैं बता दूं कि अभी हाल ही में एक वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है जो प्रत्येक 2 साल के बाद आती है और ये देहरादून से आती है। कहाँ से आती है? देहरादून से आती है। मैं बता दूं दोस्तों, ये रिपोर्ट कहाँ से आती है? वन सर्वेक्षण रिपोर्ट देहरादून से आती है और प्रत्येक 2 साल में आती है। ठीक है, और इस बार की जो रिपोर्ट थी सो 17वीं रिपोर्ट थी। इसमें दर्शाया गया है, बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में, कहाँ? आंध्र प्रदेश में पिछले रिपोर्ट की तुलना में इस बार की रिपोर्ट में वन के प्रतिशत में वृद्धि हुई है, वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, ये सवाल क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल क्या है? कलिंग रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो मैं बता दूं, कलिंग रत्न सम्मान से आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को सम्मानित किया गया। और कलिंग रत्न की बात करें तो कलिंग रत्न जो उड़ीसा सरकार देती है, उड़ीसा सरकार कलिंग रत्न देती है और कलिंग रत्न सम्मान जो है विश्वभूषण हरिचंदन को दिया गया है। और ये जो है सो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, अभी मैंने बताया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला सवाल कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कुचिपुड़ी नृत्य है सो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा अगला सवाल आपके सामने, बहुत ही बढ़िया सवाल, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, एकदम मज़ा आएगा सवाल में। सवाल क्या है कि हाल ही में किसने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है। तो मैं बता दूं, स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो मैं बता दूं, स्पाइस मीन्स होता है मसाला। क्या है? क्या होता है? मसाला। तो आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा कि कौन सा बोर्ड होगा। तो भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल का मेन उद्देश्य क्या है? तो इस पोर्टल का उद्देश्य मैं बता दूं कि मसाले के जितने भी क्या है, निर्यातक और खरीदार हैं। ठीक है, मसाले के जितने भी निर्यातक, भारत जो निर्यात करेगा, निर्यातक और खरीदार, और जो खरीदार होंगे, खरीदार, उन दोनों के बीच संवाद को गठन करना, मीन्स उन दोनों के बीच का मीटिंग ये किस पोर्टल पर होगा? अब स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल पर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो जो भारत जो है विश्व में मसाले का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। आपको इस पॉइंट को नोट करना है कि भारत जो है विश्व में मसाले का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। जो जिसमें से अब जिस देश को, भारत को मसाला अगर एक्सपोर्ट करना होगा, निर्यात करना होगा, तो उस देश के प्रतिनिधि से भारत जो है संवाद करेगा, मीटिंग करेगा। वो किस पोर्टल पर करेंगे? तो स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल पर करेंगे। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। और स्पाइस मीन्स भारतीय मसाला बोर्ड की बात करें, इसका सही जवाब है भारतीय मसाला बोर्ड। भारतीय मसाला बोर्ड की बात करें तो ये बोर्ड जो है सो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग के मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये मंत्रालय। और अब मैं बता दूं
कि ये इसकी स्थापना कब हुई, भारतीय मसाला बोर्ड की स्थापना 1986 में, 1986 में। ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा कि स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो भारतीय मसाला बोर्ड ने। और इसका उद्देश्य क्या है, तो खरीदार और निर्यातक के बीच मीटिंग का अरेंज करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। स्पाइस एक्सचेंज इंडिया, ठीक है, यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपोर्टिंग फैसिलिटेशन ऑफ इंडियन स्पाइस। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और उससे संबंधित जो सवाल है, ठीक है, कार्डमम हिल, कार्डमम हिल कहाँ स्थित है, तो कार्डमम हिल जो है सो केरल में है। केरल में कार्डमम हिल कहाँ है, केरल में। हाल ही में केसर और लौंग का जीआई टैग कहाँ दिया गया है, तो केसर की बात करें तो केसर का जीआई टैग कश्मीर को मिला है, कश्मीर को केसर का जीआई टैग मिला है। और लौंग की बात करें, लौंग को कन्याकुमारी का जीआई टैग मिला है, कन्याकुमारी को लौंग का जीआई टैग मिला। ठीक है, ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। हाल ही में जो है सो केसर का जीआई टैग किसको मिला है, तो कश्मीर को, लौंग का जीआई टैग कन्याकुमारी को। जीआई टैग का अधिनियम कब आया था, तो 1999 में। जीआई टैग का अधिनियम कब आया था, 1999 में। और पहला जीआई टैग प्राप्त करता है जो दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की जो चाय है पश्चिम बंगाल की, उसको पहला जीआई टैग मिला था। ठीक है, आपको ये क्लियर रखना है। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आप लोग सामने तीसरा सवाल। सवाल क्या है कि हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक का विलय किस बैंक के साथ कर दिया गया, तो मैं बता दूं पीएमसी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इस बैंक का विलय कर दिया गया। ठीक है, क्यों कर दिया गया, क्योंकि ये बैंक जो है सो वित्तीय तनाव से जूझ रही थी, ये अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुकी थी। ठीक है, पीएमसी बैंक, और इस बैंक को हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में इसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, इसमें मिला दिया गया। ठीक है, अब मेन कारण मैं बता दिया कि वित्तीय गड़बड़ी के कारण इस बैंक का क्या हो गया, दिवाला निकल गया, जिसके कारण इसको क्या किया, अब जो है आरबीआई ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्ज करने का विचार किया। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। मैं बता दूं विश्व की सबसे बड़ी जनधन योजना, विश्व की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन योजना कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन योजना कौन सी है, तो मैं बता दूं जनधन योजना। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी योजना जो है सो जनधन योजना है। ठीक है, जनधन योजना। इस योजना की बात करें, ये योजना जो 28 अगस्त 2014 में आई थी। ठीक है, आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा कि पीएमसी बैंक मीन्स पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है, तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कर दिया गया। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी योजना कौन सी है, तो जनधन योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 28 अगस्त 2014 को। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आप लोग सामने अगला सवाल, क्या क्या सवाल बन सकते हैं। ठीक है, क्लास को अगर एंजॉय कर रहे होंगे तो शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, मीन्स आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। इसके जो वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास हैं इसके वर्तमान में गवर्नर हैं, और ये 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, आई होप ये सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को। इसके वर्तमान में गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो मैं बता दूं आरबीआई के बाद 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मीन 14 बैंकों को जो सरकारी बैंक गवर्नमेंट बैंक बनाया गया था, वो कब बनाया गया था, तो 15 अगस्त कब बनाया गया था, 1969 में। कब किया गया था, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, अगला है कि डल झील में एटीएम किस बैंक द्वारा स्थापित किया गया, तो मतलब भारत का तैरता हुआ एटीएम। ठीक है, डल झील में जो है सो एसबीआई ने भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम लगाया है। ठीक है, तो ये सवाल क्लियर हुआ होगा कि डल झील में किसने एटीएम लगाया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल क्या है, अगला सवाल, चौथा सवाल क्या है, जनवरी 2022 में भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। ठीक है, तो मैं बता दूं मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है सो इस बार का एशिया शिखर सम्मेलन
पहली बार इसका आयोजन जो है सो पहली बार हुआ है, ठीक है। मैं इसके बारे में, इसके पीछे कहानी क्या मैं बताता हूँ। आपको पता होगा कि 26 जनवरी जब गणतंत्र दिवस था, उस दिन जो प्रमुख विदेशी अतिथि थे आने वाले थे, वो मध्य एशियाई के देश के प्रधानमंत्री आने वाले थे। मध्य एशियाई देशों के प्रमुख आने वाले थे, लेकिन कोविड के कारण ये नहीं आ पाए, और जिसके कारण प्रधानमंत्री द्वारा ये पहला मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी जो है सो भारत द्वारा किया गया, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका आयोजन किया गया। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा कि मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन ऐसा पहली बार हुआ है जब इसकी मतलब ऑनलाइन शिखर सम्मेलन मेजबान किया गया है, जिसकी मेजबानी भारत ने की है। और ये मध्य एशियाई देश कौन कौन है, ये कौन कौन देश आते हैं, तो इसमें आता है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान। ये जो 5 देश हैं इसमें आते हैं मध्य एशियाई देश में, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, ये रहा आप लोग के सामने अगला सवाल। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? मीन्स स्थल अवरुद्ध मीन्स होता है लैंड लॉक कंट्री। क्या होता है? लैंड लॉक कंट्री मीन्स ऐसी कंट्री, ऐसी भूमि जिसकी सीमा समुद्र से नहीं छूती है, ठीक है। तो वो कजाकिस्तान, विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान। अगले सवाल की ओर। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में नियुक्त हुए हैं। आप इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा कि कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो अलीहान अस्माइलोव, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। आप क्लास को अटेंड करें, याद कराने की गारंटी मेरी है, ठीक है। मैं इतना बार रिपीट करूंगा कि सवाल आपके दिमाग में घूमने लगेगा, ठीक है। इसलिए क्लास को अटेंड करें रेगुलर, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल क्या है कि काजिंद युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच है? काजिंद इंडिया और कजाकिस्तान। आपको कैसे रखना है, रटना नहीं, कैसे याद रखेंगे? काजिंद ऐसे लिखते हैं, काजिंद। तो काजिस KAZ से हो गया कजाकिस्तान, IN से इंडिया, ठीक है। कजाकिस्तान और इंडिया के बीच काजिंद युद्ध अभ्यास होता है। मैं बता दूं खंजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये युद्ध अभ्यास है। खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित होता है, ठीक है। आई होप ये सारा सवाल मैंने बता दिया, जिससे संबंधित जितने भी नए सवाल बन सकते थे और जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो सारे सवाल मैं आपको बता दिए। अब चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। सवाल क्या है अगला? 5वां सवाल क्या है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, कस्टम डे, ठीक है। इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब मनाते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब है कब मनाते हैं इंटरनेशनल कस्टम्स डे? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। कब? 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क मनाते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सीमा शुल्क में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। फिर मैं बता दूं इसका उद्देश्य क्या है कि सीमा शुल्क में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना इसका एकमात्र उद्देश्य है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अभी मैंने बताया कि विश्व सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में। सवाल को आप ध्यान से सुने, सवाल आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा, ठीक है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला सवाल क्या है? वस्तु और सेवा कर किस सूची का विषय है? वस्तु और सेवा कर में जीएसटी, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु और सेवा कर किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। समवर्ती सूची मीन्स जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इन्वॉल्व हो, उस समवर्ती सूची का विषय होता है, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की है? तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है, जो कि 26 दिसंबर से मनाया जाएगा, ठीक है। 26 दिसंबर से वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। और एक और नया मैं बता दूं कि 16 जनवरी से इसकी घोषणा हो चुकी है। 16 जनवरी से नेशनल स्टार्टअप्स डे मनाए जाने की घोषणा की है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना, जो नए नए दिवस बने हैं उसको एग्जाम में आने की एकदम प्रबल संभावना, इसलिए आपको वो डेज को ध्यान में रखना, ठीक है। अगला सवाल, वाडा का मुख्यालय कहाँ है? वाडा का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, इसका मॉन्ट्रियल कहाँ है? वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। वाडा क्या काम करती है कि ये एंटी डोपिंग एजेंसी है, ठीक है। जो भी जैसे क्रिकेट में जो एंटी डोपिंग करते हैं उन सभी पर प्रतिबंध लगाता है कौन? वाडा लगाता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध नृत्यांगना का निधन हो गया? ठीक है, तो इसका सही जवाब है मालिनी सालिविनी, ठीक है। ये इसको पद्मश्री दिया गया था 2019 में, ठीक है। 2019 में पद्मश्री दिया गया था। इसका हाल ही में निधन हो गया और इसका संबंध जो है सो कथकली से था। कथकली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, मीन्स डांसर थी कथकली के। मैं बता दूं इसकी जन्म की बात करूं,
तो इसका जन्म जो हुआ था इंग्लैंड में, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था और ये फ्रांस की नागरिकता ली थी। कहाँ की? फ्रांस की नागरिकता ली थी। ठीक है, ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा कि मेलिना साल्विनी जो कथकली की डांसर थी 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था और फ्रांस की नागरिकता इसको मिली थी। ठीक है, तो अब ये सवाल क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की। ठीक है, सवाल क्या है? ये है नृत्यांगना मालविका। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर चलते। पंडित बिरजू राज महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो अभी ये भी इसका निपटारा हो गया, अभी हाल ही में इसकी भी मृत्यु हो चुकी है, निधन हो चुका है। पंडित बिरजू राज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप इसको एकदम ध्यान में रखें। ये पंडित बिरजू राज का संबंध जो है सो कथक से था। ठीक है, इसका हाल ही में निधन हो गया। कथक की बात करें तो कथक उत्तर भारत का नृत्य है। ठीक है, कथकली केरल का है। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो 2011 में जनगणना जब हुआ था तो उसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, सॉरी जनसंख्या नहीं, इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बात करें, राज्य लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात जो था वो केरल में था। कहाँ? केरल में। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो ये हरियाणा में, हरियाणा में न्यूनतम लिंगानुपात। ठीक है, इस सवाल क्लियर हुआ होगा कि 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ था? तो सबसे ज़्यादा केरल में था। कितना था? 943। कितना? 943 प्रति 1000 मीन्स 1000 पुरुष पर 943 महिला थी। ये केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात था। ठीक है, और सबसे कम हरियाणा। चलिए अगर अब चलते हैं, अगर पूछ रहे कि जनसंख्या 2011 जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आप लोग सामने 7वां सवाल। सवाल क्या है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य पद्म भूषण 2022 लेने से इनकार कर दिए? मैं बता दूं कि अभी 26 जनवरी 2022 को पद्म भूषण और पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कारों की घोषणा हुई। ठीक है, तो ये लेने से इनकार क्यों कर दिए? क्योंकि ये बोल रहे थे कि हमको पता ही नहीं था कि हमको वो मिलने वाला है, सो मुझे कोई खबर ही नहीं थी। ठीक है, इसलिए ये लेने से इनकार कर दिए। और ये कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बुद्धदेव भट्टाचार्य पद्म, ये इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है? क्योंकि ये जो है सो पद्म भूषण लेने से मना कर दिए हैं। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन रहा है। और ये एकमात्र हैं जो इस बार मना किए हैं, और वो पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम रह चुके हैं, फॉर्मर सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल क्या है? ये है इनका नाम क्या है? बुद्धदेव भट्टाचार्य। ठीक है, बुद्धदेव भट्टाचार्य फॉर्मर बंगाल सीएम रिजेक्ट्स पद्म अवार्ड। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। किस राज्य ने भारत का पहला वैज्ञानिक बर्ड एटलस लॉन्च किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको स्टार लगा लें। ये भारत का पहला वैज्ञानिक बर्ड एटलस लॉन्च करने वाला राज्य जो है सो केरल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत प्रकार की प्रजातियाँ, पंछी की प्रजातियाँ पाई गई, इसलिए यहाँ जो है यहाँ की सरकार ने भारत का पहला वैज्ञानिक बर्ड एटलस जारी किया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की। ये है बर्ड एटलस। ठीक है, एन एटलस ऑफ द बर्ड्स ऑफ द केरला। ठीक, अगले सवाल की ओर। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? ठीक है, तो IUCN पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN। ठीक है, तो रेड डाटा बुक क्या होता है कि रेड डाटा बुक में मीन्स जो विलुप्त प्रजातियां हैं या तो विलुप्त होने के कगार पर है, उन सभी का इसमें जारी किया जाता है, सभी का नाम ऐड किया जाता है। रेड डाटा बुक उसी को कहते हैं। ठीक है, अब ये सवाल क्लियर हुआ होगा। अगला, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो सलीम अली बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो सलीम अली हैं। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? मीन्स सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन है? तो इसका सही जवाब है एप्पल। विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? वैल्यूएबल ब्रांड एप्पल बन गई। ठीक है, कुल कितनी मीन्स पूंजी के साथ की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? तो 35.5 ठीक है बिलियन डॉलर के साथ विश्व की सबसे मूल्यवान
कंपनी बन गई है, ठीक है। अब मैं टाटा ग्रुप की बात करूं तो 100 प्रथम 100 कंपनियों की सूची में एकमात्र कंपनी जो है टाटा ग्रुप, वो इसका स्थान मिला है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। और कितने स्थान में, 20 में कितवें स्थान पर टाटा ग्रुप, तो 78 78वें स्थान पर टाटा ग्रुप है, ठीक है। विश्व की मूल्यवान कंपनियों की सूची में टाटा ग्रुप एकमात्र भारतीय कंपनी है जो 78वें स्थान पर है, और विश्व में पहले स्थान पर एप्पल है, ठीक है। और टाटा की कुल जो वैल्यूएबल ब्रांड है वो 23.9 बिलियन डॉलर है, ठीक है। 23.9 बिलियन डॉलर के साथ टाटा ग्रुप है, 178वें स्थान पर है। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आप लोग सामने 10वां सवाल। सवाल क्या है, रूस, चीन, ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू, ठीक है, 2022 का आयोजन कहाँ किया है। तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे क्या है चिरू, इसको मैं इधर लिख देता हूँ चिरू। और कैसे लिखा हुआ, 2Q 2 तो ये आप मत सोचिएगा कि क्यों इसमें लिख दिया गया, लेकिन लिखे नहीं, एक्चुअली ऐसा ही उसका फॉर्मेशन सेट किया गया है, ठीक है। तो इसको आज कैसे रखेंगे, ठीक है। तो CH से हो गया चाइना, CH चाइना, I से हो गया ईरान, ठीक है, और RU से हो गया रसिया। ऐसे आप इसी में इन सबका नाम छुपा हुआ है, ठीक है। आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको सारा जवाब मिल जाएगा। तो चिरू नौसैनिक अभ्यास हुआ है, और ये कहाँ इसका आयोजन हुआ है, तो हिंद महासागर में। और ये कौन कौन देश किए आपस में, तो चाइना, ईरान और रसिया, ये सारे ने किया है। और अपने व्यवहारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ये एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, और कहाँ किया गया, हिंद महासागर में। चलिए अब क्लास को ख़त्म करते हैं। ये आज का अंतिम सवाल था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके सामने और बेहतर वीडियो लाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।